नमस्कार दोस्तों। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा दिन जो अमेरिका शायद ही कभी भूल पाए, जिसने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए जानते हैं आगे के इस वीडियो में। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Like a surgical strike into the South Tower. Against a backdrop of gentle blue skies, a terrorist arrow pierces the heart of a city and a nation. 11 सितंबर की सुबह अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजल्स। करीब 92 लोग इस प्लेन में सवार थे, जिसमें से 11 क्रू मेंबर थे और 81 पैसेंजर थे। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली में उन 81 पैसेंजर में 5 हाईजैकर्स है। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। उनमें से एक हाईजैकर्स का नाम था मोहम्मद अत्ता, जो कि ट्रेंड है एज अ पायलट। ये पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है और प्लेन को सीधा ले चलता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी अमेरिका में, और उस समय की ये सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। सुबह करीब 8:46 पर यह प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर था उस पर क्रैश कर दिया जाता है। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, और वो फ्लोरिडा के एक स्कूल में विजिट करने के लिए जा रहे होते हैं। और उनके जो व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो जॉर्ज बुश को बताते हैं, और बुश को यकीन नहीं होता है। वो कहते हैं कि ये एक अनबिलीवेबल चीज़ है, ज़रूर पायलट को हार्ट अटैक हुआ होगा, तभी ये प्लेन बिल्डिंग में क्रैश हो सकता है। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को लगा कि ये एक सिर्फ एक्सीडेंट है, लेकिन बात कुछ और ही थी। इसके कुछ ही देर बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 175 भी हाईजैक हो चुकी है 5 हाईजैकर्स द्वारा, और एक बार फिर से हाईजैकर्स पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं। और पहले प्लेन क्रैश से ठीक 17 मिनट बाद 9:03 पर यह प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो साउथ टावर था उस पर क्रैश कर दिया जाता है। इस दूसरे प्लेन क्रैश से अमेरिका और दुनिया को पता चल जाता है कि ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोचा समझा टेररिस्ट अटैक है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश एक स्कूल में क्लासरूम में बच्चों के साथ होते हैं, और इस समय उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड बीच क्लासरूम में उनके पास आकर कहते हैं कि अब तक 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। अमेरिका इज अंडर अटैक। अमेरिकन राष्ट्रपति को एहसास हो गया कि ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि टेररिस्ट अटैक है। फिर कुछ ही मिनटों में दुनिया भर में खबर फैल गई कि 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। दूसरे प्लेन क्रैश से कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं, जिसमें एक है अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77 जो कि वॉशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करी थी, और दूसरी फ्लाइट होती है यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 जो कि न्यू जर्सी से टेक ऑफ हुई थी, और जिसका डेस्टिनेशन था कैलिफोर्निया। हाईजैकर्स द्वारा इन दोनों फ्लाइट का रूट चेंज कर दिया जाता है वॉशिंगटन डीसी की तरफ। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। वॉशिंगटन डीसी की थोड़ी सी पास में मौजूद है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, जिसे पेंटागन के नाम से जाना जाता है। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स इस बिल्डिंग की तरफ मोड़ देते हैं, और 9:37 पर फ्लाइट 77 को इस पेंटागन बिल्डिंग की तरफ क्रैश कर देते हैं।
इस क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया जाता है और जितने भी प्लेन हवा में मौजूद थे सबको ऑर्डर दिया जाता है कि जल्दी से अपने प्लेन को लैंड कर दे अपने नजदीकी एयरपोर्ट पर। फिर 9:59 पर साउथ टावर पर जो प्लेन क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका था और इसी वजह से साउथ टावर की पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर जाती है। उसके बाद पूरे अमेरिका में सिर्फ यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 ही हवा में मौजूद थी। इसी बीच लोगों को ये डर सताने लगा कि हाईजैकर्स कहां पर इस चौथे प्लेन को क्रैश करवाएंगे। फिर ये अनुमान लगाया गया कि ये प्लेन क्रैश करवाया जाएगा यूएस के कैपिटल हिल की बिल्डिंग या फिर व्हाइट हाउस पर। व्हाइट हाउस दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि ये यूएस प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है। यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं और यूएस कैपिटल यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एक लेजिस्लेटिव सीट है। इसलिए ये संदेह किया गया था कि चौथे प्लेन का टारगेट या तो व्हाइट हाउस होगा या फिर यूएस कैपिटल हिल की बिल्डिंग होगी। और दूसरी तरफ जब ये प्लेन हाईजैक हुआ तो इस प्लेन में मौजूद कुछ लोगों ने अपने फोन को स्विच ऑन कर दिया। इन्हें फोन कॉल्स आने लगे अपने फैमिली मेंबर्स के और उन्होंने इनको जब बताया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है अमेरिका में। अब तक 3 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो साउथ टावर था वो कोलैप्स हो चुका है। इस प्लेन में बैठे लोगों ने जल्द ही रियलाइज कर लिया कि हमारा प्लेन भी क्रैश करवाया जा सकता है बाकी 3 प्लेन की तरह। अब दोस्तों इन लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो ये चुपचाप बैठकर हाईजैकर्स को देखते रहते या फिर हाईजैकर्स के अगेंस्ट फाइट बैक करते। दोस्तों इन लोगों ने फ्लाइट में हाईजैकर्स के अगेंस्ट फाइट बैक किया। इन लोगों ने प्लेन का कंट्रोल वापस छीनने के लिए काफ़ी कोशिश की और इसी वजह से प्लेन में काफ़ी हल्ला मच गया, जिससे ये प्लेन अल्टीमेटली पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से गांव के खेत में क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उन सभी लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन उन लोगों की बहादुरी की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें बच गई। फिर 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक ये खौफनाक दिन की शाम होती है तो पता चलता है कि करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है इन अलग अलग इंसिडेंट्स में और 6000 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस हमले के कुछ ही दिन बाद ये सस्पेक्ट किया गया कि इस हमले के पीछे टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा यानी ओसामा बिन लादेन का हाथ है। हालांकि इसके कुछ ही दिन बाद ओसामा बिन लादेन स्टेटमेंट रिलीज करता है कि मैं इस हमले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन 2004 में अल-कायदा एक वीडियो टेप रिलीज करता है जिसमें ओसामा बिन लादेन इस हमले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और साथ ही में जस्टिफिकेशन भी देता है कि अल-कायदा के क्या रीजंस थे इन हमलों को कराने के लिए। यूएसए जो मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करने लग रहा था, यूएसए जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, सोमालिया में मुस्लिम के अगेंस्ट जो हो रहा था उसे सपोर्ट कर रहा था, चेंचिया में मुस्लिम के अगेंस्ट रशिया को सपोर्ट कर रहा था, इराक के अगेंस्ट जो सैंक्शंस लगा रहा था, सऊदी अरेबिया के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा था और यूएस ट्रूप्स को सऊदी अरेबिया में भेज रहा था। बेसिकली ओसामा ने ये जस्टिफिकेशन दिया कि हमने ये हमले सिर्फ अमेरिका को सबक सिखाने के लिए किए हैं। दोस्तों इस 9/11 के हमलों ने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इस हमलों के बाद यूएस गवर्नमेंट ने एक पैट्रियट एक्ट पास किया। ये एक्ट यूएस गवर्नमेंट को पूरी अथॉरिटी देता था कि वो अपने ही नागरिकों पर स्पाई कर सके। इस एक्ट के जरिए यूएस गवर्नमेंट अपने ही नागरिकों पर सीक्रेटली एक्सेस कर सकती थी किसी भी रिकॉर्ड्स, पेपर या फिर डॉक्यूमेंट्स को, और अपने ही नागरिकों के फोन रिकॉर्ड्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करती थी लोगों को बिना बताए। दोस्तों ओसामा बिन लादेन ने ये एक्सक्यूज दिया था कि अमेरिका जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इंटरफेयर करता है
इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद ये सब और बढ़ने लगता है। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने टेररिज्म के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशन डिक्लेयर किया और अमेरिका ओसामा बिन लादेन और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है। हालांकि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से भाग गया। इसके बाद अमेरिका इराक पर भी इन्वेड करता है। दोस्तों, अमेरिकन आर्मी करीब 20 साल तक अफगानिस्तान में रही। हालांकि 2011 में पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते थे यूएस टैक्स पेयर्स के और वॉर से यूएस सोल्जर्स की जानें भी जाती थी। और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता था कि हमारा इतना पैसा खर्च होता है और हमारे इतने सोल्जर्स मारे जाते हैं एक दूसरी कंट्री में। इसीलिए करीब 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बाद 2021 में अमेरिका ने टोटल ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए अफगानिस्तान से। ये जंग दोस्तों करीब 20 साल तक चली, जिसमें वॉर से सोल्जर्स की जानें चली जाती है और वॉर से सिविलियंस भी मारे जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।